तो चलिए आज हम चलते हैं इंडियन सिनेमा के उस गोल्डन एरा में, जेमिनी स्टूडियोज की दुनिया में। अशोक मित्रन के किताब के जरिए हम एक ऐसी कहानी को समझेंगे जिसमें मेकअप है, कविता है और हाँ, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी है। पैनकेक, एक फिल्म स्टूडियो और एक कवि। भला इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जेमिनी स्टूडियो से, जहां इंडियन सिनेमा का इतिहास लिखा जा रहा था। ये बात है 1940 के चेन्नई की और एसएस वासन के इस शानदार स्टूडियो की। अरे नहीं नहीं, ये कोई खाने वाला पैनकेक नहीं है। पैनकेक तो असल में एक बहुत ही फेमस मेकअप ब्रांड का नाम था, जिससे जेमिनी स्टूडियोज, आप यकीनी मानेंगे, ट्रक भर भर के मंगवाता था। और बस यहीं से हमारी कहानी को इसका ये मज़ेदार नाम मिला। जरा सोचिए, जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप रूम कैसा रहा होगा। ये ना किसी हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था। चारों तरफ बड़े बड़े शीशे और उन पर लगी होती थीं बहुत तेज रोशनी वाली लाइट्स। और इन लाइट्स से इतनी गर्मी निकलती थी कि बेचारे एक्टर्स के लिए मेकअप करवाना किसी आग जैसी तकलीफ से कम नहीं था। और वो जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, वो अपने आप में एक मिनी इंडिया था। मतलब देश के हर कोने से आए लोग एक साथ काम कर रहे थे। बंगाली थे, महाराष्ट्रियन थे, कन्नड़, तमिल, सोचिए सब एक ही छत के नीचे। गजब की नेशनल इंटीग्रेशन थी वहां। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर मेकअप आर्टिस्ट का मेन काम क्या था? किसी भी ठीक ठाक दिखने वाले इंसान को एक भयानक सिंदूरी रंग का राक्षस जैसा बना देना। और ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि उस जमाने में ज्यादातर शूटिंग इंडोर होती थी, और उन तेज लाइट्स में एक्टर्स का चेहरा ठीक ठाक दिखे, इसके लिए मेकअप की मोटी मोटी परतें चढ़ाना बहुत जरूरी था। चलिए अब स्टूडियो के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। यहाँ पर दो लोगों की कहानी सबसे अहम है। एक था ऑफिस बॉय और दूसरा था सुब्बू। एक तरफ तो था ऑफिस बॉय, एक फ्रस्ट्रेटेड कवि जो अपनी हर नाकामी के लिए सुब्बू को ही जिम्मेदार ठहराता था। और वहीं दूसरी तरफ था सुब्बू, स्टूडियो का नंबर 2, हमेशा खुशमिजाज और अपने बॉस का सबसे भरोसेमंद आदमी। सुब्बू सच में एक जीनियस था। वो एक बेहतरीन एक्टर तो था ही, साथ में कवि भी था, लेखक भी था, और सबसे बड़ी बात, कोई भी प्रॉब्लम हो वो चुटकियों में उसका हल निकाल लेता था। और अपने बॉस के प्रति उसकी वफादारी, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं थी। इन्हीं सब वजह से वो स्टूडियो में नंबर 2 की पोजीशन पर था। अच्छा, स्टूडियो में एक और बड़ा ही अजीब कैरेक्टर था, एक वकील। अब आप सोचेंगे वकील का स्टोरी डिपार्टमेंट में क्या काम, पर वो था। उसे कहते थे सपनों की भीड़ में ठंडे दिमाग वाला आदमी। और कहते हैं कि एक बार उसने गुस्से में एक एक्ट्रेस का पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया था। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। अब तक जो स्टूडियो अपनी ही दुनिया में मगन था, वहां बाहर से 2 मेहमान आते हैं, एक पूरी की पूरी सेना और एक कवि। तो हुआ ये कि सबसे पहले जेमिनी स्टूडियोज में आई मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जो एक इंटरनेशनल ड्रामा ग्रुप था। और फिर कुछ महीनों बाद वहां पहुंचा एक बिल्कुल अनजान मिस्टीरियस अंग्रेज कवि। एमआरए के जो नाटक थे ना, उनका असर बहुत ही गहरा पड़ा। उनके सेट्स और कॉस्ट्यूम्स इतने कमाल के थे कि आने वाले कई सालों तक तमिल थिएटर में उनकी नकल होती रही। खासकर वो जो सनराइज और सनसेट वाले सीन दिखाते थे, वो तो कमाल ही थे। चलिए अब बात करते हैं उस अनसुलझे रहस्य की, यानी उस अंग्रेज कवि की जिसका स्टूडियो में आना आज तक एक पहेली बना हुआ है। और सवाल यही था जो लेखक और स्टूडियो के हर एक इंसान के दिमाग में घूम रहा था कि आखिर एक अंग्रेज कवि एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है जो आम लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है। और सच कहें तो ये विजिट पूरी तरह से एक फ्लॉप शो था। कवि का जो इंग्लिश एक्सेंट था वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था, और उधर ऑडियंस को इतना चुप देख के कवि भी हैरान परेशान था। बस 1 घंटे तक ये अजीब सा ड्रामा चला और फिर सब लोग कंफ्यूज होकर अपने अपने घर चले गए। इस पहेली का जवाब मिला कई सालों बाद, जब लेखक जेमिनी स्टूडियोज की नौकरी छोड़ चुका था। हुआ यूं कि एक दिन सड़क के किनारे लेखक को बहुत ही सस्ते में एक किताब मिली। उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये किताब सालों पुराने एक राज से पर्दा उठाने वाली है। उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड, और इसमें 6 बड़े लेखकों ने कम्युनिज्म के साथ अपने अनुभव और फिर उससे कैसे उनका मोहभंग हुआ, इसकी कहानी बताई थी। और उन्हीं 6 लेखकों में से एक का नाम था स्टीफन स्पेंडर। नाम पढ़ते ही लेखक के दिमाग की बत्ती जली। अरे, ये तो वही रहस्यमयी अंग्रेज कवि था।
और बस यहीं पर सारी गुत्थी सुलझ गई। जेमिनी स्टूडियोज के जो बॉस थे एसएस वासन, उन्हें स्पेंडर की शायरी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो उसके एंटी कम्युनिस्ट विचारों में इंटरेस्टेड थे। कला तो बस एक जरिया थी, असली मकसद तो कुछ और ही था। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे आर्ट और पॉलिटिक्स अक्सर उन जगहों पर मिल जाते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते, है ना। एक फिल्म स्टूडियो जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बना था, वो अनजाने में ही कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का एक छोटा सा मैदान बन गया था। इस बारे में सोचिएगा जरूर।